बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जे.सी. आर्य, समाजशास्त्र विभाग, असम जैन पीजी कॉलेज हरिद्वार। जैसा कि पिछले व्याख्यान में जो हमारा विषय था वह था सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग। उसके अंतर्गत हमने इस बात की चर्चा की कि समाजशास्त्रीय जो घटनाएं हैं उन समाजशास्त्रीय घटनाओं के निष्कर्षों को सांख्यिकी विधि के माध्यम से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें हमने समांतर माध्य की गणना जो है वो प्रत्यक्ष विधि से की थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि समांतर माध्य की गणना जो है वो लघु विधि से कैसे की जाती है इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सांख्यिकी के थोड़े महत्व पर हम प्रकाश डालेंगे। बच्चों, जो गणनात्मक तथ्य हैं उन गणनात्मक तथ्यों के प्रयोग की जो भूमिका और महत्व है, इस भूमिका और महत्व पर बहुत सारे समाजशास्त्रियों में एकता नहीं है या एक मत नहीं है। 1920 से 1930 के दशक में गणनात्मक तथ्यों पर आधारित जो अध्ययन हुए उन अध्ययनों का विरोध किया गया और गुणात्मक अध्ययनों पर विशेष बल दिया गया। समकालीन जो समाजशास्त्री हैं वो गणनात्मक विश्लेषणों पर अधिक जोर देते हैं। क्योंकि जो सांख्यिकी विधि है, इस सांख्यिकी विधि की जो प्रकृति है वो गणितीय होती है, इसलिए गणनात्मक आधार पर सामान्यीकरण या कहना चाहिए कि कार्य कारण संबंध निकालने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक घटनाओं का विवेचन संख्यात्मक रूप से हो या संख्यात्मक रूप से किया जाना चाहिए। पारस्परिक संबंध की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसी समाज जो वैज्ञानिकों ने सहसंबंध और सहविचलन आदि जो गणितीय क्रियाएं हैं उनका प्रयोग किया है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में आजकल इनका प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है। बहुत से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में व्यवस्थित रूप से गुणात्मक शोधों को गणनात्मक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। उन समाजशास्त्रियों में हम कुछ नाम लेना चाहेंगे, जिसमें वेकर है, गुटमैन, लूमिस और मैटन जैसे समाजशास्त्री हैं। और दूसरी तरफ यदि हम गुणात्मक तथ्यों के संदर्भ में कहें तो सोरोकिन जैसे जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने गुणात्मक आधार पर समाजशास्त्री घटनाओं की व्याख्या की है। तो समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन की उनकी जो प्रकृति है उस प्रकृति के आधार पर इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रयोग किया है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय में जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो शोध हो रही हैं, जो शोध कार्य हो रहा है, उनमें जो परिमाणात्मक या गणनात्मक जो शोध है उस पर विशेष बल दिया जाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम समांतर माध्य निकालने की जो लघु विधि है उस लघु विधि से किस प्रकार समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है इसे सीखेंगे। पिछले व्याख्यान में यही उदाहरण है। इस उदाहरण के द्वारा हमने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना की। आज हम लघु विधि से समांतर माध्य की गणना करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रश्न वही है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो 10 हैं और
जो ये 10 विद्यार्थी हैं, इन्होंने जो प्राप्तांक प्राप्त किए, इन प्राप्तांकों का जो माध्य है वह लघु विधि से किस प्रकार निकाला जाएगा। जैसे कि इस विधि के अंतर्गत हम जो ये प्राप्तांक हैं, जो ये चरों का मूल्य है, इन मूल्यों में से किसी एक ऐसा मूल्य जो मूल्य न तो बहुत अधिक हो और न बहुत छोटा हो, कल्पना के माध्यम से उसको हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, जिसको कि अज्यूम मीन से हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम ये 20 प्राप्तांक को जो है वो कल्पित माध्य मानेंगे। तो कॉलम बनेगा कल्पित माध्य ए का मतलब अज्यूम मीन्स, या यहां पर करते हैं 20 से विचलन, ये कॉलम बनेगा। तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू ए का मतलब अज्यूम मीन्स प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब संकेत हम देंगे, m माध्य के लिए प्रयोग करेंगे, और सिग्मा के बारे में आपको बताया था, यह एक ग्रीक वर्ण है जिसका अर्थ है योग या जोड़ना, योग या पदों के मूल्यों को जोड़ना। अब डी का मतलब है डिविएशन, अंग्रेजी में डिविएशन बोलते हैं और हिंदी में विचलन बोलते हैं, विचलन। अर्थात जो हमारा ये अज्यूम मीन्स है, यह 20 का अंक है, इससे हमारा प्रत्येक पद कितना विचलित है। ये पद ये विचलन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इसके बाद आता है n, आपके टोटल चरों की संख्या जो है वो 10 है, पदों की संख्या 10, पदों की संख्या ये हो गया। इसके बाद सिग्मा डी अर्थात विचलनों के योग, सिग्मा डी बराबर विचलनों का योग, विचलनों का योग, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम इसमें लागू कर देंगे। तो विचलन कैसे निकाला जाएगा कि 20 से पहला पद कितना विचलित है, तो पहला पद की वैल्यू 12 है, 12 में से हम इस 20 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बड़ी संख्या, ये प्लस में है, ये माइनस में है, छोटी संख्या माइनस में है और बड़ी संख्या प्लस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आ गया -8, 12 और 8 20। दूसरा है 35 -20, ये बड़ी संख्या आ गई 35, ये छोटी संख्या आ गई। आंसर आएगा हमारा इसमें प्लस में। इसके बाद है 40 में से हमने 20 हटा दिया तो प्लस के 20 आ गया। उसके बाद है 30 में से हमने 20 को घटा दिया, ये आगे प्लस के 10। अब हो गया 28 में से 20 घटा दिया, ये हो गया प्लस के 8। अब है 20 में से 20 घटा दिया, ये हो गया 0। फिर आ गया 19 में से 20, अब यहां चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि हम 19 में से घटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा -1। फिर दूसरा 10 में से 20 गया, ये हो गया -10। फिर दूसरा 10 है, इसमें से 20 गया -10। अब लास्ट है 16 और 16 में से 20 चला गया तो माइनस कितना हो गया 4। n बराबर 10 हो गया। अब यहां पर हमें माइनस माइनस को एक साथ जोड़ करके इसका हल करना है और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ के इसका हल करना है। ये जब जोड़ आएगा तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा बी, अर्थात कितना जोड़ के कितना विचलन हुआ। तो ये हुआ 15
15 और 20 35, 35 और 10 45 और 8 53। ये प्लस के हैं, देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो इनको एक साथ जोड़ देंगे, 15 और 20 35 और 10 45 और 8 53। तो प्लस के हो गए 53। अब जोड़ेंगे माइनस के, माइनस का हो गया 8, 8 के बाद एक 9 में 20 जोड़ो 29 और 4 35। ये कितना हो गया 33। अब इसमें माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो ये प्लस में ही आएगा। तो ये 0 हो गया, 5 में से 3 गया 2। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू हो गया हमारा 20। सिग्मा डी जो है वो हो गया 20। अब इसको हमें फॉर्मूले में फिट कर देना है। तो m इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 20, अज्यूम मीन्स 20 है, तो यहां पर आ जाएगा 20 प्लस सिग्मा डी इज इक्वल टू 20, यहां आ जाएगा 20 अपॉन n। टोटल पद हमारे पास है 10। अब इस 10 से हम 20 में भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार। तो m इज इक्वल टू हो गया 20, इसमें प्लस का चिन्ह है, 2 बराबर 22। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 22 अंक। अर्थात जो ये 10 विद्यार्थी हैं, इन 10 विद्यार्थियों ने अपने विषय में जो प्राप्तांक प्राप्त किए, उन प्राप्तांकों का लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य की जो गणना की गई, तो उसका जो उत्तर हुआ, आंसर हुआ 22 अंक। यही उत्तर आपका जो प्रत्यक्ष विधि थी, उस प्रत्यक्ष विधि में भी यही आंसर था 22, और लघु विधि में भी 22। केवल विधि का अंतर है और आंसर एक ही होगा।